आज हम लोग एक ऐसे योद्धा की कहानी पढ़ेंगे जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। कहते हैं एक बहादुर साहसी पुरुष जो अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा पर होता है तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। इसको कुछ यूं बातों से, इन पंक्तियों से कहा जा सकता है, अगर देखना है मेरी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को। एक व्यक्ति जिसके सामने मुगलों की तोप खाने की बात की जाती है कि सबसे ज़्यादा मजबूत था, जिसके सामने अंग्रेजों की चुनौती थी, उसने अपनी तीव्र गति, साहस, कुशल रणनीति के माध्यम से न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि मराठा गौरव के अस्मिता में चार चांद लगाए। कल हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो मुगलों की कैद में था, साहू जी महाराज, उसे अपने ही राज्य में सिविल वार का सामना करना पड़ा और जिसमें उसका साथ दिया किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। और बालाजी विश्वनाथ ने अच्छी रणनीति और सूझबूझ, जहां इनके पिताजी बाजीराव के पिताजी बालाजी विश्वनाथ अपने रण कौशल, चातुर्य और वीरता के लिए जाने जाते थे, वहीं बाजीराव अपने पिताजी से किसी भी कीमत पर कम नहीं थे, बल्कि उसमें साहस और ऊर्जा का अजीब संचार था जो देखने को मिला है। तो बालाजी विश्वनाथ ने जहां जोड़ तोड़ करके मुगलों के ही राजस्व को लेकर के अपने सामंतों के बीच में बांट करके अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया, इसी काम को बाजीराव प्रथम ने कुछ ज्यादा ही अच्छे ढंग से अंजाम दिया। इन्होंने दूसरों पर अपनी निर्भरता कम की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो एक पहली बात तो ये कि इन शासकों का, पेशवा का जो क्रम है वो इसी प्रकार से है। हम लोग कुछ इस तरफ से अगर देखें, यहीं पे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की 3 शादियां हुई थी, साई निम्बालकर, पुतलीबाई और शोराबाई। जहां साई निम्बालकर के पुत्र संभाजी थे, तो साई निम्बालकर के पुत्र संभाजी इनके उत्तराधिकारी हुए। ये 1680 से 89। शिवाजी, संभाजी 1656 से 1680, संभाजी 1680 से 1689। वहीं शिवाजी की तीसरी पत्नी शोराबाई के पुत्र थे राजाराम, चचेरे भाई संभाजी के। संभाजी का जो पावर सेंटर था वो सतारा। चचेरे भाई थे इसलिए क्लेम नहीं कर सकते थे, चूंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, लेकिन इन्होंने झंडा बुलंद किया मुगलों के विरुद्ध। तो सत्ता के केंद्र में आए कौन? राजाराम। 1689 टू 1700। राजाराम की पत्नी का नाम है ताराबाई। इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए संघर्ष किया और केंद्र बनाया कोल्हापुर। शिवाजी सेकंड की ताजपोशी 1700 से 1708। फिर सिविल वार और ताजपोशी 1708। साहू जी महाराज 1708 से 1749। इन्हीं साहू जी महाराज का साथ दे करके सेंटर में एक महत्वपूर्ण स्थान कौन ले लेते हैं? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ ने किस प्रकार से अपने रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य की पताका को मुगलों के केंद्र तक पहुंचा दिया। सैयद ब्रदर्स से समझौता किया, जुल्फिकार खान से समझौता किया और मराठा स्वराज्य के सपने को साकार किया। लेकिन उस मराठा स्वराज्य को केवल मराठी मानुस तक सीमित न रखते हुए बाजीराव ने इसे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े भूभाग तक पहुंचा दिया। आइए हम लोग पहले एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट के साथ हम लोग देखेंगे कि अन्य शासकों के आने का क्रम क्या है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधवराव, और माधवराव के बाद नारायण राव 1772 से 73। फिर है रघुनाथ राव, फिर है माधव नारायण राव,
1774 से 1796, और फिर बाजीराव सेकंड, ये अंतिम पेशवा हैं। बाजीराव सेकंड, जिनके साथ अंग्रेजों का आंग्ल अंग्रेज युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, और आंग्ल मराठा युद्ध में फाइनली 1818 में मराठाओं का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है और ये ब्रिटिश सत्ता के अधीन चले जाते हैं। ये इनका क्रम है। इस क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरी तरह से आपका लिख करके दे दिया गया है, इसको तैयार रखिएगा। माधव नारायण राव कोशिश करते हैं, हमने आपको जब मुगल प्रशासकों की भी पूरी सूची लिखवाई है, और मुगल प्रशासकों की पूरी सूची में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन शासकों के नाम पूछे जाते हैं और कैसे ये क्षेत्रीय स्तर के राजा सीधे मुगलों के किस प्रशासनिक अधिकारी या राजा से जुड़ेंगे, ये जानना जरूरी है। अगर हम इस चेतना को जागृत रखेंगे तो इतिहास आपको परेशानी नहीं देगा, और इतिहास नहीं समझ में आया तो कोई भी विषय आपको गहराई तक नहीं लेकर के जाएगा। ये मैं अच्छे और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। जिसको अपना अतीत पता नहीं होता उसका वर्तमान बहुत अच्छे से नहीं बीतता है। इसलिए नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव नारायण राव और बाजीराव सेकेंड ये अंतिम पेशवा हैं, और इनके बारे में अभी डिटेल से चर्चा होगी। आज हम लोग देखेंगे बाजीराव, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कहने को तो ये बाजीराव मस्तानी फिल्म का डायलॉग है, लेकिन ये डायलॉग नहीं, सच्चाई थी। हमने आपको मुगलों के बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ाया, जहांदार शाह के बारे में पढ़ाया, फारूक शेर के बारे में पढ़ाया, और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में भी पढ़ाया। मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल की स्थिति यह है कि राजा की स्थिति में गिरावट हो रही है, क्योंकि फारूक शेर की हत्या कर दिया गया है, सैयद ब्रदर्स ने किया है, तो राजा की स्थिति पूरी तरह से समाप्त है। वास्तविक रूप में राजा के स्तर में गिरावट आ रही है, और जब राजा के स्तर में गिरावट आ रही है, ऐसे स्थिति में उसका प्रशासन और तोपखाना दोनों अभी मजबूत बना हुआ है, जिसके दम पर ये 1857 तक शासन करेंगे। तो ये जो तोपखाना है, ये मजबूती थी किसकी? ये मजबूती थी मुगलों की। ऐसे में मराठों के पास तोपखाने का अभाव था, और भारी तोपें इनके पास थी, लेकिन बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं थे तोप के मामले में। ऐसे में इन्होंने कैवलरी का गठन किया, घुड़सवारी का गठन किया, तीव्र गति से अटैक करने की रणनीति को अपनाया। स्पीड, परफेक्शन, ये इनकी जीत का मुख्य कारण था। चैलेंजेस क्या थे? निजाम, कौन है? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क कब स्थापना कर रहा है हैदराबाद की? 1724, 1724। क्या टाइम पीरियड है बाजीराव का? 1720 से 40। हैदराबाद कहाँ का स्टेट है? डेक्कन का। डेक्कन का एक पार्ट कौन सा है? मराठा। तो टकराव नहीं होगा। दो शक्तियां एक म्याद में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए मराठों के लिए चुनौती कौन बनेगा? निजामुल मुल्क। दूसरी चुनौती ताराबाई। शिवाजी द्वितीय अभी भी क्या कर रहे हैं? ताराबाई के पुत्र हैं, और जब ताराबाई के पुत्र हैं तो कोल्हापुर पावर सेंटर बना हुआ है, तो बाह्य और आंतरिक दोनों लड़ाइयों से लड़ा जा रहा है। ये चुनौतियां हैं। अभी राज्य विस्तार, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड अभी भी मराठा साम्राज्य से बाहर है। मराठाओं को अपनी शक्ति का विस्तार करना है, तो उन्हें मुद्रा चाहिए, मुद्रा के लिए इन्हें टैक्स चाहिए, टैक्स के लिए बड़ा क्षेत्र चाहिए, बड़े क्षेत्र के लिए विस्तार चाहिए। ये चुनौती है राज्य विस्तार। इट वॉज ए काइंड ऑफ चैलेंज। दिल्ली, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां का राजा दिल्ली का प्रधानमंत्री न बनना चाहे या शासक न बनना चाहे। तो मराठाओं की इच्छा शक्ति में भी अब विस्तार हो रहा है, वो भी दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहे हैं। लेकिन बाजीराव की सबसे बड़ी विशेषता थी, ये अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों से परिचित थे। इसलिए इंटरव्यू में आप देखेंगे एक चीजें बड़ी कॉमन पूछी जाती हैं कि आप अपनी 5 अच्छाइयां और बुराइयां बताइए। हम अपनी अच्छाइयां तो गिना ले जाते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों में हम ठिठकने लगते हैं। इसलिए कबीरदास ने क्या कहा है? निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आज हम इनटॉलरेंट हो गए हैं। इंटॉलरेंस का प्रश्न होता है कि हम अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, और अगर हम अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हमारी क्षमता के विस्तार पर प्रतिबंध लग जाएगा। चुनौतियां हैं तो सिख साम्राज्य की स्थापना है,
चुनौतियां नहीं हैं तो सिख साम्राज्य बिखर जाएगा, मिसल्स आपस में लड़ने लगेंगी, और फिर एक अखंड, जब सभी को जीत करके रणजीत सिंह सिख साम्राज्य की स्थापना करेगा तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी की स्टैब्लिशमेंट तो कर देगा, लेकिन युद्ध ही नहीं करेगा, और युद्ध नहीं करेगा तो चुनौतियां उस पर हावी होंगी, और एक दिन सिख साम्राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ अमृतसर की संधि करके उसे युद्ध न करने के लिए प्रेरित करती है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी उसके साथ एंग्लो सिख वार के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, इस तरह से जब हम कनेक्ट होंगे तो आसानी से हिस्ट्री अब हमारे समझ में आने लगेगी। शुरुआती दौर में सिर्फ हम, तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए हम बहुत उत्साह के साथ आपको नहीं पढ़ाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सबसे, लेकिन इसके बाद के जितने भी वीडियोज जाएंगे वो पूरी ऊर्जा से भरपूर होंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते थे कि किस तरह से इन साम्राज्यों का विस्तार हो रहा है, राज्य स्वतंत्र हो रहे हैं, और स्वतंत्र राज्य में कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो मुगल सत्ता को चुनौती दे रहा है, और मुगल सत्ता के गिरावट का फायदा कैसे विदेशी कंपनियां उठा रही हैं। यही बात समझ जाएंगे तो सारा का सारा थीम अगर मेरे समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि हम फैक्ट से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। यहां देख लेते हैं, चैलेंजेज है, निजाम है, दूसरा इंटरनल चुनौती है, घर में ही लड़ाई चल रही है, तीसरा राज्य का भी विस्तार करना है जिससे टैक्स आए, जिससे साम्राज्य की स्थिति और सुदृढ़ हो, और मुगल सत्ता, मोहम्मद शाह रंगीला कमजोर व्यक्ति है, और जब कमजोर व्यक्ति है तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह रंगीला को घूस दे करके अली वर्दी खां क्या बन जाएगा, बंगाल का नवाब। ये ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही दरबारियों से घूस मांग रहा है, उनके साथ बैठ करके खैनी खा रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और प्रोटोकॉल नहीं है, सत्ता का कोई अलग से पहचान नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो कॉमन पीपुल और शाही पीपुल में अंतर होता है। कोर्ट पीपुल, शाही वर्ग और कॉमन पीपुल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों के लिए मराठे हैं, मुसलमान हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं, हम सामान्य आदमी हैं, लेकिन अगर हम प्रशासनिक अधिकारी हैं तो फिर ये कौन है, ये क्लास हैं, ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये कंपटीटर हैं एक दूसरे के, और प्रतियोगियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हम लोग हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख बन करके इतिहास पढ़ते हैं, ये एक आम आदमी की दृष्टि है, जबकि हमें इतिहास एक प्रशासनिक अधिकारी की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, और उसे हिंदू और मुसलमान बन करके नहीं पढ़ना चाहिए। हम ये मानते हैं कि औरंगजेब खतरनाक था हिंदू की दृष्टि से, मुसलमानों की दृष्टि से औरंगजेब से ज्यादा ईमानदार कोई था ही नहीं, ये आम आदमी की दृष्टि है, क्योंकि आलमगीर की उपाधि दी, शाही दरवेश की उपाधि उसको मिली, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों की दृष्टि में वो बहुत अच्छा आदमी है, हिंदुओं की दृष्टि में वो बहुत बुरा आदमी है, रोज 10,000 आदमियों का कत्ल करता था, हिंदुओं का कत्ल करता था। प्रश्न ये है कि 10,000 हिंदुओं का अगर कत्ल वो डेली कर रहा है तो 51 ईयर इसने शासन किया है, 51 वर्षों तक शासन किया है, 365 दिन होते हैं, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारी जनसंख्या से ज्यादा तो उसने कत्ल कर दिए हैं। तो हमें अपनी रीजनिंग का डेवलपमेंट करना होगा, ऐसा नहीं। यूपीपीसीएस 2015 का प्रीलिम्स का पेपर आउट हुआ, फर्स्ट मीटिंग, और सारे जगह न्यूज एजेंसीज में ये न्यूज चल गई कि पेपर रद्द, 3,000 बच्चों ने दूसरी पाली की परीक्षा छोड़ दी। यूपी कमीशन ने केवल पहली पाली की परीक्षा रद्द की, दूसरी पाली की परीक्षा को एज इट इज सही मानते हुए उसे सत्य मान लिया गया। 3,000 बच्चों ने सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया कि जनाब हम तो IBN 7 आज तक की न्यूज देख करके रेनाउंस्ड चैनल्स हैं जिसपे ये न्यूज फ्लैश कर रही थी कि परीक्षा रद्द घोषित कर दी गई है, हम लोग वापस चले गए। ऐसे में कमीशन ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए केवल फर्स्ट मीटिंग का पेपर कैंसिल किया, जबकि सेकेंड मीटिंग के पेपर को उसने एज इट इज बनाए रखा। तो इस तरह से हम जब क्वालिफाइंग पेपर में पास ही नहीं होंगे तो हमारी सेकेंड पेपर की कॉपी चेक ही नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही प्रश्न पूछा कि आपके जानकारी का स्रोत क्या था, सरकारी या गैर सरकारी। इन लोगों ने कहा गैर सरकारी। तो कहा आप सरकार के साथ कैसे शासन करेंगे जब आप बाहरी स्रोतों पर विश्वास करते हैं या बाहरी स्रोतों पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए उन 3,000 लोगों की फाइल को रिजेक्ट कर दिया। ये क्या समझाता है, ये समझाता है कि शाही वर्ग के अपने स्रोत होते हैं, वो बाहरी स्रोतों पर बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, जब तक कि उसकी पुष्टि उनके वो सरकारी स्रोत ना कर दें, तब तक उन बातों का वो लगातार खंडन करते रहते हैं। अभी देखें उन्नाव रेप कांड के बारे में एक फैसला आया है और जिसमें ये निर्णय दिया गया है कि रेप हुआ ही नहीं,
मीडिया ट्रायल में यह सिद्ध कर दिया गया था कि रेप हो गया है। ये स्थितियां हैं हमारी। मीडिया के माध्यम से अगर हम फैसले लेने लगे तो बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं। अमेरिका ने चीन एम्बेसी को उड़ा दिया यूगोस्लाविया के युद्ध में। क्यों? क्योंकि एक गलत इंफॉर्मेशन रन कर गई थी और जिसपे बिल क्लिंटन ने विश्वास करके ये मान लिया कि यहीं पर जो है विरोधी दल के लोगों को चाइना संरक्षण दे रहा है, और उसने पूरी की पूरी चाइना एम्बेसी को उड़ा दिया। बाद में चीन बहुत नाटक करता रहा कि अमेरिका इस पर माफी मांगे। 6 चीनी राजदूत मारे गए थे, लेकिन 3 दिन बाद बिल क्लिंटन ने आकर के कहा कि क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है, ये युद्ध रणनीति का एक हिस्सा है और कई बार इंफॉर्मेशन गलत फीड हो जाने के कारण ऐसी घटनाएं भी जन्म ले लेती हैं। यहां हम लोग देखेंगे बाजीराव फर्स्ट के सामने पहली चुनौती है निजामुल मुल्क, क्योंकि हैदराबाद में एक कुशल शासक है जो कभी वजीर हुआ करता था मुगल शासन का, वो एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया है हैदराबाद, और उसके सामने एक बड़ी चुनौती है मराठे। दूसरा है इंटरनल चुनौती शिवाजी। तीसरा है राज्य विस्तार। चौथा है दिल्ली। दिल्ली पर शासन कैसे किया जाए, कैसे दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, ये सब चुनौतियां हैं किसके सामने? एक महान महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसका नाम है बाजीराव फर्स्ट। आइए आगे देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समाधान क्या था? समाधान यही है, पालखेत का युद्ध 7 मार्च 1728, 7 मार्च 1728, बैटल ऑफ पालखेत। और बैटल ऑफ पालखेत में वो पहली बार स्वीकार करा लेता है निजाम को कि मराठा एक पावर है। मराठा एक पावर है, तो इसका मतलब है कि वो दक्कन से सरदेशमुखी और चौथ वसूल सकेगा। डोमिनेंसी ऑफ पेशवाज established by which battle? Battle of Palkhet. The date of Palkhet is 7th March 1728. क्लियर? बाहरी चुनौती से निपटने में सफल। दूसरी इंटरनल चुनौती, साहू जी महाराज राजा और उनकी सत्ता को कौन चुनौती दे रहा है? उन्हीं के भाई का लड़का राजा राम। किसके भाई हैं? संभाजी के। संभाजी के लड़के कौन हैं? संभाजी के लड़के हैं साहू जी महाराज। साहू जी महाराज और शिवाजी द्वितीय दोनों भाई हैं, लेकिन भाई साहू जी महाराज कोई सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे में बाजीराव ने वारना की संधि की, ट्रीटी ऑफ वारना। और ट्रीटी ऑफ वारना होती है 1731, 1731 में। आंतरिक विद्रोह को भी दबाने में सफल। साहू जी महाराज की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाली सत्ता को समाप्त। वारी सत्ता का क्या कर रहे हैं? दमन। आंतरिक सत्ता में भी समझौता। ट्रीटी ऑफ वारना कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। किसने लिया है? साहू जी महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? राजा राम के पुत्र ने। क्या नाम था? शिवाजी सेकेंड। क्लियर? समझा पा रहे हैं हम आप सबको? अगला देखिएगा, उन्होंने गुजरात और मालवा के क्षेत्र पर अटैक किया। ऐसे में बुंदेलखंड पर भी अटैक हो जाता है मुगलों का, और जब अटैक होता है तो छत्रसाल पत्र लिखता है किसको? बाजीराव को, और इस अभियान से लौट करके बुंदेलाओं का सपोर्ट करते हैं, इनके तरफ से युद्ध करते हैं, और यहां पराजय होती है मुगलों की, और यहां से इनकी वापसी होती है, और ये सारे क्षेत्र सरदेशमुखी और चौथ देने पर सहमत होते हैं, स्वीकार कर लिया जाता है। डोमिनेंस ऑफ मराठास इन विच एरिया? गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड। और साथ में एक फिल्म बनी है बाजीराव मस्तानी, छत्रसाल की लड़की मस्तानी, इससे शादी कर दी जाती है किसकी? बाजीराव की। फिल्म में प्रेम पक्ष को ज्यादा उभारा गया है, जबकि बाजीराव को उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। दिल्ली भोपाल अभियान 1737, जानते थे अवध का नवाब, हैदराबाद के नवाब, ये सब इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि कैसे हमें परास्त किया जाए, क्योंकि बैटल ऑफ पालखेत, बैटल ऑफ पालखेत में दक्षिण की महाशक्ति के रूप में तो स्वीकार कर लिया गया है। किसे? मराठों को। लेकिन दिल्ली में जानते थे कि अवध की सेना
बुरहानुल मुल्क पता ही है आप, शहादत खां, जो करनाल के युद्ध के बाद नादिर शाह के पनिशमेंट के डर से आत्महत्या कर लेगा। वो एक बड़ी सेना लेकर के मुगलों के पक्ष में है, और ऐसे में वो दिल्ली पर पहुंचते हैं, अटैक कर देते हैं 1737 में। और जब अटैक करते हैं तो दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह रंगीला उसको मैसेज भेजते हैं कि अगर आपने मेरी अधीनता स्वीकार नहीं की तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपने इसका उत्तर नहीं दिया, मेरा डोमिनेंस नहीं एक्सेप्ट किया, तो कहते हैं यहां कूटनीतिक रणनीति का परिचय देते हुए दिल्ली पर अटैक करने से पहले भोपाल की तरफ मूव कर जाते हैं। और भोपाल में इनका सामना निजामुल मुल्क से होता है, जहां ये निजामुल मुल्क को बुरी तरह से परास्त करते हैं। जानते थे कि डायरेक्ट युद्ध में एक बड़ी सेना बुरहानुल मुल्क, निजामुल मुल्क और मुगल सेना मिलकर के मुझे परास्त कर सकती हैं। इनके पास तोप खाना है, हमारे पास नहीं है, लेकिन कैवलरी के दम पर केवल इन्हें हराया नहीं जा सकता। अपनी कमजोरियों और ताकतों दोनों से परिचित थे, इसलिए इनका 1737 का दिल्ली भोपाल अभियान भी पूछा जाता है। और भोपाल के पास जाकर के अपनी तेज गति और तीव्र रण कौशल के दम पर कैसे परास्त कर देते हैं निजामुल मुल्क को। वो निजामुल मुल्क जो अपने कौशल के लिए जाना जाता था, वो घुटने टेक देता है किसके सामने? बाजीराव फर्स्ट। चुनौतियां समाधान, और समाधान करने में ये 100% सफल रहे। इनका मूल्यांकन कर लिया जाए। 1740 में इनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं फीवर आ गया जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में इनकी मृत्यु को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जाते हैं। कहते हैं बाजीराव की अगर मृत्यु 1740, और कितने एज की उम्र में ये जो है शासक बने थे? मात्र 20 साल, 19 साल कुछ महीने के, और 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन द एज ऑफ 39। 39 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनका मूल्यांकन अगर किया जाए तो ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उदाहरण देना हो, दिल्ली भोपाल अभियान 1737, वारना की संधि, महान योद्धा थे। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड एग्जाम्पल। बेहतरीन प्रशासक थे। बेहतरीन प्रशासक थे का मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों चुनौतियों से निपट पाने में सफल थे। महत्वाकांक्षी थे, तभी इन्होंने विस्तार किया। साहसी और उत्साही थे, इसलिए इन्होंने चुनौतियों के सामने सरेंडर नहीं किया। ये सारी इनकी विशेषताएं हैं। हमें सिर्फ इनके अच्छे पक्ष को देखना है, चूंकि इनके कार्यकाल में मराठाओं ने क्या किया है? केवल विकास किया है। और याद रखिएगा, इन्होंने अपने जीवन में 30 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और सभी में इन्हें जीत हासिल हुई। इसीलिए मराठाओं का क्या बोला जाता है? विक्टर जैकमा हमने बोला है, क्या बोलता है इनको? नेपोलियन, मराठा नेपोलियन। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो इस तरह से 30 से ज्यादा लड़ाइयां, 20 साल की उम्र में शासक, 39 साल की उम्र में देश छोड़ देना, धरती छोड़ देना, और एक महान मराठा साम्राज्य की नींव डाल देना। एक पहले ऐसे मराठा शासक थे जिन्होंने बृहद महाराष्ट्र की नींव रखी। ग्रेट महाराष्ट्र या ग्रेट मराठा फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक अच्छे और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इनका मूल्यांकन किया, और इनकी कुछ विशेषताएं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको आपसे परिचित करा दिया। आइए आगे देखते हैं। इन्हीं के लड़के हैं बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल है 1740 से लेकर के 1761, 1740 टू 1761। इनके समय में पद पैतृक हो गया है, पैट्रियार्की, पैतृक पा गए हैं। वास्तविक शासन पेशवा के हाथ में संगोला की संधि के माध्यम से, द ट्रीटी ऑफ संगोला, ये लीगलाइज्ड, वैधानिक कर दिया गया कि अब राजा केवल नाम मात्र का रहेगा। राज्य विस्तार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अटक से लेके कटक तक इन्हीं का। हाँ, बाजीराव के बारे में एक चीज याद रखिएगा, उन्होंने कहा है मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली हो गई हैं, सिर्फ एक प्रहार से ये नीचे गिर जाएगी या इसका पतन हो जाएगा। कई बार ये स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बाजीराव का है। अटक से कटक तक कौन प्रशासनिक अधिकारी है? बालाजी बाजीराव। किनके लड़के हैं? बाजीराव फर्स्ट के। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। निजाम इनके सामने भी चुनौती है। निजाम अगर इनके सामने चुनौती है तो इन्होंने दो प्रकार से, एक तो पहली ट्रीटी की भलकी की संधि, बहुत सारे युद्ध होते हैं जिसमें भलकी की संधि के माध्यम से 1752 में
बरार का आधा भाग मराठों को मिल गया, ट्रीटी ऑफ भल्की, भल्की की संधि। और बैटल ऑफ उदगीर, ये भी पूछा जाता है। उदगीर का युद्ध 1760 1760, इस युद्ध में क्या हुआ था? बैटल ऑफ उदगीर। इस युद्ध में निजाम ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था और मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आधे से ज्यादा राज्य किसको दे दिया था? मराठों को। सरदेश मुखी चौथ देना स्वीकार कर लिया था। तो मराठा साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पर किसके कार्यकाल में गई? बालाजी बाजीराव। लिख लीजिएगा, मराठा साम्राज्य की सर्वोच्चता बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में पहुंचती है। मराठा अंपायर रीच्ड एट द जेनिथ इन द टाइम पीरियड ऑफ बालाजी बाजीराव। सर्वोच्च शिखर तक, राज्य विस्तार नॉर्थ टू साउथ, अटक से लेके कटक तक। अगला, कैसे? अब इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पहला काम क्या किया? अब देखो, जब हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर डायग्राम में पढ़ेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हम एक स्टेट पढ़ रहे हैं। स्टेट के दो डायमेंशन है, एक मुगल है और दूसरा बाहरी आक्रांता है। करनाल का युद्ध बार बार आपसे इस पड़ाव में जिक्र में आएगा, चूंकि वो परिवर्तन का काल है। उसने दिल्ली की सत्ता को तहस नहस कर दिया है और उसके बाद उसी का उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली, जो 1740 के बाद से लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है। और 1757 में वो भारत पर आक्रमण करके जब जाने लगता है तो नजीबुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए दिल्ली का गवर्नर नियुक्त कर देता है कि तुम मुगलों पर नजर रखोगे। और लाहौर में अपने ही वंशज के लड़के को, तैमूर को क्या बना देता है? प्रशासनिक अधिकारी, गवर्नर। तो लाहौर का गवर्नर है तैमूर। और 1758 में बालाजी बाजीराव ने तैमूर को हटा दिया, अपने प्रतिनिधि को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। यह सीधी चुनौती किसे थी? अहमद शाह अब्दाली को। और इस चुनौती को अब्दाली ने स्वीकार किया। दूसरा है नजीबुद्दौला, रोहिला सरदार। इसके हमने पिछले वीडियोस में आपको बताए हैं, क्योंकि वीडियोस बड़े हो जाते हैं इसलिए आपको छोटे छोटे वीडियो जब उपलब्ध कराए जाएंगे। नजीबुद्दौला रोहिला सरदार है। जाबिद खान इसी का उत्तराधिकारी होगा। जाबिद खान को मराठे परास्त करेंगे और परास्त करके उसके लड़के गुलाम कादिर को शाह आलम द्वितीय के यहाँ रख देंगे और शाह आलम द्वितीय उसके साथ समलैंगिक रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। और इसके बाद 1787 में जब वो बड़ा होगा तो वो दिल्ली पर आक्रमण करेगा और मोहम्मद शाह रंगीला को अंधा बना देगा। बाद में फिर महाजी शिंदे अटैक करेंगे और उसे कैद करके उसकी हत्या कर देंगे। नजीबुद्दौला दिल्ली में है। इसे भी मराठों ने नजीबाबाद बिजनौर के पास अपनी राजधानी बनाने पर बाध्य किया, दिल्ली से भागने पर मजबूर किया। तो मराठाओं का हस्तक्षेप दिल्ली से लेकर के लाहौर तक हो गया है। ये सीधी चुनौती किसको है? अहमद शाह अब्दाली को। अवध और मुगल, अवध भी लगातार एक चुनौती बना हुआ है। किसके लिए? मराठों के लिए। और ये मुगलों के साथ रह रहा है। कई बार रणनीति कोशिश की गई कि अवध को सरेंडर कराया जाए, लेकिन इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है। इसलिए ये भी क्या है? एक चुनौती बने हुए हैं। इसका परिणाम था कि ये सारी शक्तियां बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं के खिलाफ खड़ी होंगी। जाट सूरजमल का भी कोशिश करते हैं कि साथ मिल जाए, लेकिन सूरजमल जो परामर्श देता है उसको ये मानने से मना कर देता है सदाशिव भाव, जो सेनापति है मराठा का। और जब वो मना कर देता है तो ऐसे में जाट भी नाराज हो जाते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मतलब है मराठा वर्सेस दीज पावर्स। और इसी में प्लस कर लीजिए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आता है और उसको रोकने की इनकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। और अंततः 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ।
जिसमें कहा जाता है कि मराठों के 75,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। मोर देन 75,000 पीपल वर किल्ड और ट्रूप्स वर किल्ड। सुमित सरकार या जादूनाथ सरकार साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा मराठों में जहां से रोने की आवाज ना आ रही हो। नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया दो ऐसे व्यक्ति थे जो इस युद्ध में सर्वाइव किए और बाद में इन्होंने मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाना फडणवीस और महाजी शिंदे केवल दो ऐसे व्यक्ति थे जो पानीपत के युद्ध में सर्वाइव किए। और इसमें सदाशिव भाव, सदाशिव भाव, उत्साह में होना ठीक है, अति उत्साह में होना ठीक नहीं है। अपना मूल्यांकन अच्छाइयों और कमियों दोनों से परिचित होइए। जैसे बाजीराव फर्स्ट कहते हैं सदाशिव भाव अक्खड़ हो गए थे, बड़ों का अपमान करने से भी पीछे नहीं हटते थे। सूरजमल ने इनको परामर्श दिया, क्या महिलाओं को यहीं झांसी के किले में छोड़ दीजिए, हैवी लगेज के साथ मत जाइए, लाइट वेट के साथ जाइए। ये भारी तोपें लेकर के गए। अब्दाली ने ऊंटों पर रख करके चलने वाली तोपों का इस्तेमाल किया, हल्की तोपों का इस्तेमाल किया, जिससे तहस नहस कर दिया गया पूरी की पूरी मराठा सेना को। जिस कैवेलरी को अपनी ताकत बनाया किसने? बाजीराव ने। उससे सबक नहीं सीखा इन लोगों ने। इन लोगों ने परामर्श, अच्छे परामर्श को ठुकरा दिए, और जब अच्छे परामर्श को ठुकरा दिए तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखता है वो जल्दी प्रौढ़ होता है और उसको सफलता भी जल्दी नसीब होती है। यहाँ पानीपत के युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह से पराजय हुई, दिल्ली को बुरी तरह से लूटा गया और अंग्रेज इसी बात का इंतजार कर रहे थे। प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल को पंगु बना दिया था। उनके सामने एक ही चुनौती थी, मराठे, और उन्हें एक दूसरी शक्ति ने आकर के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब चुनौतियां बची हुए क्षेत्र में बचेंगी। मुगल, अवध और बंगाल की कठपुतली मीर कासिम जाकर के शरण लेगा अवध के पास, और जब अवध के पास जाएगा तो बंगाल, अवध और मुगलों की संयुक्त सेना को परास्त करेंगे बक्सर के युद्ध में। इन्हीं तीनों का एलाइज होगा और बैटल ऑफ बक्सर, मुनरो, इसीलिए पूछा जाता है बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? मुनरो ने किया। याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने बता दिया है। ये पूरी थीम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। और कहते हैं कि इसके बाद मराठों ने सरवाइव करने की कोशिश की और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक मराठों का शासन चलता भी रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।